most famous yoga guru in the world. He is also challenging the might of the multinationals with his Ayurveda business empire. An affable person, an easy communicator, he got a break on television as a yoga and lifestyle instructor, and the rest is history. Within 6 years from 2011, Patanjali revenues crossed rupees 10,000 crore. Having won the trust of millions of Indians, he the most famous yoga guru in the world. He is also challenging the might of the multinationals with his Ayurveda business empire. An affable person, an easy communicator, he got a break on television as a yoga and lifestyle instructor, and the rest is history. Within 6 years from 2011, Patanjali revenues crossed rupees 10,000 crore. Having won the trust of millions of Indians, he aims to wrest the top spot in the Indian FMCG market soon. A politically active guru, he joined the India Against Corruption movement, and he is vocal supporter in campaign against black money. Ladies and gentlemen, presenting Baba Ramdev. His celebrity trial show, Aapki Adalat, has acquired a cult following, and it has featured nearly every top political leader, film star and sportsperson of the country. It is one of the longest running shows on Indian television, and it is still going strong 25 years after its inception. A veteran of television news, he has been elected the president of the News Broadcasters Association for the 3rd time. A formidable media person who has made his mark across print and television news. His services have been recognized. बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज के मेहमान को बुलाऊं, 2-3 बातें उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं। पहली तो ये कि आपकी अदालत की परंपरा है, हम अपने मेहमानों को बुलाते हैं, उन्हें कटघरे बिठाते हैं, उन पर इल्जाम लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं उन्होंने कोई अपराध किया आज उन्हें फांसी पे लटकाना है। ये एक विधा है, सवाल पूछने का तरीका है। हमारी तरफ से आपके ऊपर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। आप तालियां बजा सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, मन करे तो सीटी बजा सकते हैं। आप लोग जितनी तालियां बजाएंगे, जितना पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपको लगे हाँ यहां आपको कोई सवाल पूछना है, आपका सवाल रेलेवेंट है, मैं आपको मौका दूंगा सवाल पूछने का, तो जो भी पूछें आदर से, अदब से, रेस्पेक्ट से पूछें। ये आपकी अदालत की 23 साल की परंपरा है। हम अपने मेहमानों से जो भी पूछते हैं वो आदर से, अदब से, रेस्पेक्ट के साथ पूछते हैं। हम उन पे बहस में नहीं पड़ते हैं, ये कोशिश करते हैं। कोशिश करिए कि आपका सवाल 1-2 वाक्यों पूछा जाए। कई बार लोगों के हाथ में माइक आता है, लगता है कि आज पूरी भाषण दे दें, स्पीच दे दें, 4-5 सवाल एक साथ पूछ लें। कोशिश करिए पॉइंटेड सवाल पूछें, 1-2 वाक्यों पूछें। मेरे पास समय की सीमाएं हैं, उनका ध्यान रखने की जरूरत है। तो आइए, इससे पहले कि आज के इस मुकदमे की शुरुआत करें, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आइमा की इस खास अदालत में हमारी ऑडियंस में बहुत सारे बिजनेस टाइकून हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे सफल बिजनेसमैन हैं। लेकिन आज जो हमारे मेहमान हैं, न तो उनके खानदान ने कोई बिजनेस किया, न उनके पास कोई हार्वर्ड की, कैम्ब्रिज की डिग्री है, लेकिन व्यापार में, बिजनेस में उन्होंने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए। उनकी वजह से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल को पसीने आ रहे हैं। प्लीज वेलकम योग सिखाने वाले और बिजनेस चलाने वाले बाबा रामदेव। नमस्ते। ये तालियां बजते रहे बाबा रामदेव के लिए। ये जरा बिजनेस वाले हैं ना, ताली भी हिसाब किताब से बजाते हैं, थोड़ा अच्छी हो जाया करो। आज इसमें हिसाब किताब मत रखो, जो दिल में आए ना उसको प्रकट होने। और ताली बजाने से ना आपको आरोग्य भी मिलता है, और वो फिर ताली बजाने वाला काम नहीं करना पड़ेगा।
और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, सवालात इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे स्वामी रामदेव के करियर पर, स्वामी रामदेव के व्यापार पर, इनके बिजनेस पर। स्वामी रामदेव की पहली पहचान बनी ऐसे योग गुरु के रूप में जिसने योग को घर घर में पहुंचाया। उसके बाद स्वामी रामदेव को जाना गया करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले क्रूसेडर के तौर पर। अब स्वामी रामदेव की पहचान है एक बिजनेस टाइकून के रूप में जिसने मल्टीनेशनल्स को चैलेंज किया। स्वामी रामदेव की पतंजलि ने बहुत कम समय में 10,000 करोड़ का टर्नओवर पार कर लिया। डिटर्जेंट से लेकर शैम्पू, साबुन और टूथपेस्ट तक, देसी घी, दूध, जूस से लेकर सरसों के तेल तक, आटे लेकर आंवले के मुरब्बे, शहद, अचार और पापड़ तक, स्वामी रामदेव की फैक्ट्री में सब कुछ बनता है। अभी तो हरिद्वार में एक मॉडर्न प्लांट है। आने वाले दिनों में स्वामी रामदेव 5 और प्लांट लगाएंगे। इस साल 30 से 40,000 करोड़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो अगले साल 60,000 करोड़ की हो जाएगी। और जब सारे प्लांट चालू हो जाएंगे तो ये क्षमता 1 लाख करोड़ को पार करेगी। स्वामी रामदेव स्वदेशी जीन्स बनाएंगे, अपैरल मार्केट में एंटर करेंगे। स्वामी रामदेव ने 40,000 करोड़ की मार्केट वाले प्राइवेट सिक्योरिटी कारोबार में कदम रख दिया है। BARC के मुताबिक पतंजलि आज सबसे बड़ी FMCG एडवर्टाइजिंग कंपनी है। स्वामी रामदेव का नाम पतंजलि की ताकत है और स्वामी रामदेव इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ग्लोबल रिसर्च फर्म इप्सोसिस ने फेसबुक और गूगल के साथ पतंजलि को देश के टॉप 10 ब्रांड्स में शामिल किया है। आज आपकी अदालत में हम स्वामी रामदेव से इसी चमत्कार पर सफाई मांगेंगे। तो आइए मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम है कि इनके लाइफस्टाइल में कॉन्ट्रडिक्शन है। अब स्वामी जी आपको देख रहे हैं, भगवा वस्त्र, पांव में खड़ाऊ, लेकिन रिकॉर्ड देखते हैं तो 10,000 करोड़ का टर्नओवर, ये 20,000 करोड़ हो जाएगा, 50,000 करोड़ हो जाएगा। लोग कहते हैं कि आप अमीर हैं, आप कहते हैं मैं फकीर हूं, आप कहते हैं मैं सेवा करता हूं, लोग कहते हैं ये मेवा खाते हैं, आप कहते हैं मैं व्यापार करता हूं, लोग कहते हैं चमत्कार करते हैं। मैं जो भी करता हूं, इस भारत माता का मुझ पर जो कर्ज है उस फर्ज को निभाने के लिए करता हूं। और 1 लाख से ज्यादा लोगों को हमने रोजगार दिया, 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को अभी तक हम जोड़ चुके हैं, और आने वाले 5 सालों में डायरेक्ट 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। और मेरा सपना है कि 2040 तक हम भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करेंगे। यह सपना। देखिए, आप तो अपने सपने की बात बता रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं विरोधाभास की। आपने योग सीखा, आपने संन्यास लिया, और सन्यासी तो सब मोह छोड़ देता है, आपने तो माया से मोहब्बत कर ली। नहीं, मेरी कोई मायावती से मोहब्बत नहीं वो देखो, मेरा कोई शौक नहीं है। देखो, हाथों में कोई अंगूठी नहीं है, मुझ पर ना शनि चढ़ता है, ना राहु, ना केतु, ना भूत, ना प्रेत, ना ज्योतिष, ना वास्तु। मैं कोई ढोंग पाखंड को नहीं मानता, कोई शौक नहीं है अंगूठी पहनने का, कोई जूते चप्पल का। खड़ा उठा, बहुत मजबूत है, लगती भी जोर से है ये। हाँ। और बस इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम सब कहते हैं मेरा भारत महान। लेकिन मेरा भारत महान कैसे बनेगा? कोई भी दरिद्र देश महान नहीं हो सकता। आज अमेरिका पूरे वर्ल्ड को लीड करता है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, व्यापार व्यवस्था कैसे चलेगी, WTO उसने बना रखा है। हमारी करेंसी की क्या वैल्यू होगी, इसके लिए IMF जो है वर्ल्ड बैंक उसने बना रखा है।
और पूरे विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चलेगी जबकि सबसे बीमार लोग अमेरिका में रहते हैं? WTO उसने बना रखा है, और कोई इसकी ना माने तो एक UNO बना रखा है, जो ना माने उसी को ठोक देते। मैं चाहता हूं कि अब WHO, WTO, UNO, वर्ल्ड बैंक और IMF का हेड ऑफिस अमेरिका में नहीं, वो हिंदुस्तान में बने, ऐसा ताकतवर देश बनाना चाहते हैं। और उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं, आपको पता है, एक फेसबुक का अकाउंट जरूर है। लेकिन आप हर थोड़ी देर में आते हैं टीवी पे, शैम्पू ले लो, तेल ले लो, साबुन ले लो। अब सन्यासी का काम ये माल बेचना है। मैं माल जरूर बेचता हूं, लेकिन देश बेचने का काम नहीं करता। और ये विदेशी कंपनियां, कोई रिश्तेदारी है क्या कोलगेट वालों के साथ? था रही है। देखो, ये कोलगेट वाले, ये लक्स लाइफ बॉय वाले, ये फेयर एंड लवली वाले, अभी कोलगेट के तो गेट हमने लगभग बंद कर दिए। अभी क्लोजअप का भी बाप हमने तैयार कर दिया है, दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, अभी आपको मिल जाएगा। और मैं एक बात कहता हूं, आप बताओ भाई, ये तो मेरे से बहुत सवाल पूछेंगे, और आज हैरत की बात है, मुझे बताया नहीं कि रजत शर्मा जी को बुलाया। मुझे पता लगा कि मैनेजमेंट वालों को कुछ पूछना है। मैंने क्या पता है इतने बड़े महागुरु बुला रहे। आप एक बताओ भाई, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? जरा जोर से बोलो। तो मैं देश का पैसा देश में रहे, इसके लिए काम कर रहा हूं। और वो विज्ञापन करते थे तो मां बहन बेटियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाते थे, और किसी को शेविंग करनी है तो माताएं बहनें कभी शेविंग करती है क्या? शेविंग करनी भी हो तो मां बहनों को लाके खड़ा कर देते थे, और वहां पता नहीं क्या कुछ उल्टा पुल्टा करना शुरू कर देते थे। तो आप खुद ही विज्ञापन करने लगे? मैं शेविंग क्रीम का भी विज्ञापन करने वाला हूं। देखिए मेरे पास फिगर्स लेकिन मैं शेविंग नहीं करता। बार के मुताबिक एक हफ्ते में स्वामी रामदेव 2,34,000 बार टीवी पर आए। हर 30 सेकंड में आप माल बेच रहे हैं। किसी न किसी टीवी चैनल पर दिखाई देते हैं। देखो रजत जी, करीब 5,000 करोड़ रुपए यूनिलीवर टीवी पर और डिफरेंट एडवर्टाइजिंग में खर्च करता है। करीब 5,000 करोड़, तो लिस्टेड कंपनी, उसके तो सब डेटा है। हम उसका 10% भी नहीं करते। और आज मैं यहां पर ऐलान कर रहा हूं, अगले साल यूनिलीवर से आगे होगा पतंजलि टर्नओवर में भी, और विज्ञापन उससे 10% कम करेंगे। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब कैसे ये मैनेजमेंट गुरु बैठे, मैं किसी मैनेजमेंट गुरु की सलाह नहीं लेता, मैं योग गुरु। लेकिन आप भी तो काफी पैसा खर्च करते हैं टीवी चैनल, इसलिए मैंने बोला उनसे 10% भी नहीं करते। हर टीवी पे, हर अखबार में आप दिखाई, इतना तो मोदी जी भी नहीं दिखाई देते जितना आप दिखते हैं। मैंने प्लानिंग ऐसे की हुई है कि सबसे कम पैसा खर्च करो और दिखो सबसे ज्यादा। ये तो मेरा दिमाग का करिश्मा है, मैं कोई मूर्ख सन्यासी थोड़ी हूं। लेकिन आपको अंग्रेजी में हाथ तंग है थोड़ा, मैंने सुना। अंग्रेजी मुश्किल है बोलना आपके लिए? अंग्रेजी तो ब्रिटेन में झाड़ू लगाने वाला भी बोलता है। ये कोई बड़ी बात है? आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश। तो इंग्लिश इज नॉट प्रॉब्लम। एंड कुछ लोग ये सोचते थे आपको पैसा बनाना है तो अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान में अब नया करिश्मा हो गया। हिंदी बोलने वाला सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भी योगी। हिंदी बोलने वाला देश का प्रधानमंत्री। और अंग्रेजी में पहले लोग पैसे कमा रहे थे, आज विदेशी कंपनियों के छक्के छुड़ाने वाला बाबा भी बोलता है हिंदी, वो अंग्रेजी नहीं बोलता। वो हिंदी बोलने वाले लोगों के भी अच्छे दिन आ गए, बाकी के आ जाए। देखिए जो एमएनसीज है वो काफी इस बात से परेशान है। उनका ये कहना है कि बाबा का तो है बस एक यही सपना, राम राम जपना, एमएनसी माल अपना। एमएनसी दरअसल करती क्या, देखो उन्होंने इस देश में एक तरह की हीन भावना पैदा कर दी कि तुम हमारे नौकर रहोगे। अरे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ते हैं, यहां भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। को इंडिया में यदि IIM और जो है इधर IIT में पढ़ के उधर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, पता नहीं क्या के, मुझे तो पूरे नाम भी नहीं पता, वहां से पढ़ करके आते हैं और यहां आकर के एक चने की थैली नहीं बेच सकते।
वो विदेशी कंपनियों की जाकर के गुलाम बन जाते हैं। मैं कहता हूं अपने दम पर हिंदुस्तान में काम करो, बड़ा सोचो। मैं 25 से 50 साल का सोच करके काम कर रहा हूं। मेरा सपना है आने वाले करीब 50 साल तक और ऐसे ही काम करूंगा और बुढ़ा होने वाला नहीं हूं। बहुत से लोग जमाने में बुढ़ापे का आनंद लेने लगते हैं, और वैसे रजत जी भी बहुत यंग है। आप ये मत कहना कि पतंजलि के बहुत क्यूट लग रहे हो आप रजत। आप ये मत कहना कि पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करते हैं इसलिए यंग लग रहे हैं। लगता आप भी जरूर एलोवेरा जेल लगाते हो। नेचुरल है ना। और मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं, देखो हम लोग गुरुकुल में पढ़े, मैंने अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेद शास्त्र, उपनिषद, आयुर्वेद शास्त्र, उसके बाद मैंने अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र सब कुछ पढ़ा। लेकिन बेसिकली मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में छोटे से गांव में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा, सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ता था क्योंकि फर्स्ट हैंड बुक लेने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। लेकिन मेरे मन में एक सपना था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। मैं महापुरुषों के चित्र देखा करता था कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ये सब मेरे ही तो जैसे थे। उनके 2 हाथ 2 पैर, मेरे जैसा जिस्म था उनका। जब वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं और वो महान बन सकते हैं तो मैं भी कुछ करूंगा। और 50 साल का मेरा एक सपना है कि इस देश में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चैरिटी करके जाऊंगा। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से इस हिंदुस्तान को देकर के जाऊंगा जहां 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ सके। दुनिया का सबसे पहला हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट आयुर्वेद का हरिद्वार में खोला, मोदी जी ने आकर के खुद उसका उद्घाटन किया। लाखों करोड़ों बच्चों को मैं शिक्षा और संस्कार देकर के जाना चाहता हूं। मैं अकर्मण्य होकर के, आलसी, प्रमादी होकर के, इनएक्शन, रोंग एक्शन, रिएक्शन में नहीं जीना चाहता और पारदर्शिता के साथ जीता हूं। अकेले में महिलाओं से नहीं मिलता हूं, कभी भी कोई लुका छुपी का खेल नहीं खेलता हूं, कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं करता हूं, कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं करता हूं, कोई चमत्कार नहीं दिखाता हूं। कोई बाबा चाहे अपने हाथ से कोई पता नहीं क्या कोई माला निकालता है, कोई बाबा कोई मोती निकालता है, कोई और कोई चमत्कार करने का ढोंग करता है। इस सब के सब जादूगरी का काम है। मैंने ना कभी कोई चमत्कार किया, ना कभी कोई ढोंग आडंबर पाखंड चलाया, ना कभी किसी के साथ दगा किया। मेरा 30 सालों का सार्वजनिक जीवन दुनिया के सामने, कोई दुनिया का एक आदमी नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ने उसके साथ गलत किया या गलत तरीके से आगे बढ़ा। लोग कहते हैं बेईमानी के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तो आपके सामने इस बात को ताल ठोक करके कहता हूं कि स्वामी रामदेव ने इंसान का तो दूर छोड़ो, किसी जीव जंतु का, चींटी का भी बुरा नहीं किया। तो आप मेरे ऊपर मुकदमा चला रहे हो भाई अभी तो मुकदमा शुरू हुआ है स्वामी जी। हम एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जामात और सवालात का एक और ये आपकी अदालत जब करते हैं तो जब खत्म करते हैं तब ताली बजाते हैं, जब आते हैं तब ताली बजाते हैं। मैंने कई बार किया हुआ है, थोड़ा इतना तो कर लो, थोड़ा तुम लोग। आप लोग ऐसे खामोश होकर के बैठे हो, थोड़ा मुस्कुराइए। मुस्कुराने से बीपी ठीक रहता है, शुगर ठीक रहती है, हार्ट ठीक रहता है, नर्वस सिस्टम ठीक रहता है, जल्दी बूढ़े नहीं होते, एंटी एजिंग है ये। तो मैं थोड़ा सा हेल्थ वाला आदमी हूं ना, तो थोड़ा खुशनुमा वातावरण रखना चाहिए। जी राजा जी। तो आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं स्वामी रामदेव। आईमा की एक खास अदालत है जहां पर बिजनेस टाइकून्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, अर्थशास्त्री हैं। आपकी अदालत में अगला इल्जाम स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम है कि ये व्यापार के लिए देशभक्ति को बेचते हैं। अब देखिए, आपके दिए हुए विज्ञापन मेरे पास में है। इसमें लिखा है, हमारे उत्पादन के प्रयोग से महात्मा गांधी, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसी देश की महान शख्सियतों का सपना पूरा होगा। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए गांधी जी भगत सिंह को बेच रहे हैं। मैं आपको एक भजन सुनाता हूं, ये स्वामी रामदेव ने नहीं बनाया। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो
स्वदेशी करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, यह नीति है स्वदेशी। ये गाना गाते थे चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। वो ये थोड़ी कहते थे पतंजलि की चीजें खरीदो। वो कहते थे स्वदेशी चीजें खरीदो, आप बना दो पतंजलि, हम तो बंद कर देंगे, आप ही की खरीद लेंगे। वो कहते थे स्वदेशी से राष्ट्र स्वावलंबी बनेगा, स्वाधीन बनेगा। महात्मा गांधी का स्वदेशी का सपना नीलाम कर दिया इन अकर्मण्य राजनेताओं। किसी ने उनका जिस्म का कत्ल किया, किन्होंने उनके सिद्धांतों का कत्ल किया। महात्मा गांधी की खादी तक स्वदेशी का अभियान सीमित रहेगा और खादी को भी सब्सिडी की सीढ़ियों पर चलाना पड़ता है। महात्मा गांधी का स्वदेशी का सपना था, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का स्वदेशी का सपना था। मैं उनके सपनों को पूरा कर रहा हूं। और महात्मा गांधी कहते थे प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ परमार्थ के लिए होना चाहिए। मैं स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं परमार्थ के लिए काम कर रहा हूं। और ताल ठोक करके कहता हूं पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए होगा, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगा। देखिए, आपने विज्ञापन में कहा कि जो देशभक्त हैं वो पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब एक खालिद जिलानी साहब हैं वकील, उन्होंने अदालत में शिकायत की है, मुकदमे है कि आपके खिलाफ। उन्होंने कहा आप ये कहना चाहते हैं कि जो पतंजलि की प्रोडक्ट नहीं खरीदते वो देशभक्त नहीं है। मैं स्वदेशी की बात की, स्वदेशी का प्रयोग करना चाहिए। देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जो भी भाई साहब होंगे उनके शायद जो है यूनिलीवर वाले, कोलगेट वाले, नेस्ले वाले, पीएनजी वाले, जॉनसन एंड जॉनसन वाले, जिनके ऊपर पिछले दिनों 2700 करोड़ का जुर्माना हुआ, वो उनके रिश्तेदार लगते होंगे। हमारा संबंध भारत की मिट्टी से, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी को लूटना नहीं चाहते, लेकिन हमारा कोई बुरा ना करे, हमारे हिंदुस्तान को कोई लूट करके ना ले जाए। पहले वो राजनीतिक रूप से गुलाम बना करके हमें लूटते थे, अब उन्होंने जब इस ये कोलोनाइजेशन का, पॉलिटिकल कोलोनाइजेशन का विरोध होना शुरू हुआ, तो ये कॉर्पोरेट कोलोनाइजेशन है, मैं उससे मुक्त कराना चाहता हूं। और चाहता हूं हिंदुस्तान के लोगों के पास में किस चीज की कमी है। रॉ मटेरियल हमारा, प्रोसेसिंग यूनिट हमारी, प्रोफेशनल्स हमारे, दुकानदार हमारे, पूंजी हमारी, ग्राहक हमारा, सब कुछ हमारा, तो ब्रांड विदेशी क्यों? स्वदेशी को अपनाए, देश को आगे बढ़ाए, सीधी सी बात है। लेकिन स्वामी जी, ये तो इनको भी समझ में आ रही है, इतने समझदार लोग बैठे हुए हैं। जो इतने साल से साबुन बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, बिस्किट बेच रहे हैं, वो दुकान बंद करके चले जाएं, बाबा ही बाबा। देखो, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि वो दुकान बंद करके चले जाए, वैसे करीब आप कहते हैं पेंटीन की पैंट गीली हो जाएगी, आप कहते हैं कोलगेट का गेट बंद हो जाएगा, आप कहते हैं यूनिलीवर का लीवर खराब। कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कहता। ये करीब 100 साल के हो गए, 100 साल में तो वैसे ही स्वर्गीय हो जाया करते। तो ये कंपनियां अब थोड़े दिन में स्वर्गीय होने वाली है। अभी तो हमने इनका शीर्षासन करवाया था, थोड़े दिनों में इनका मोक्ष होने वाला है। मोक्ष, सन्यासी का काम है मोक्ष प्रदान करना। तो मैं इनको मोक्ष प्रदान कर रहा हूं, जिससे कि अपने देश के लोगों में जज्बा जगे। 125 करोड़ का हिंदुस्तान है, इसकी इतनी बड़ी ताकत है, हमारे पास में इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास में इतने ज्यादा यंगस्टर्स हैं। माने अपने नॉलेज को, अपने रिसोर्सेज को हम यदि वेल्थ में कन्वर्ट करें तो हमारे करेंसी की, हमारे रुपए की कीमत डॉलर से, पाउंड से भी ज्यादा हो सकती है रजत भाई। और जिस दिन 125 करोड़ का हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, सारी दुनिया हमें सलाम करेगी, वो हिंदुस्तान में देखना चाहते। देखिए, ये जो हमारा हिंदुस्तान है, ये तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा घर है। आप कह रहे हैं बाहर चले जाओ। देखो, मैं मानता हूं कि सारा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन मेरा देश लाचार भी तो ना बने ना। मैं कहूं कि सब मां बहन बेटियां मेरी मां बहन बेटी के समान है, लेकिन अपनी मां की इज्जत में ना करो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देश की मां बहन बेटियों को अपनी मां बहन बेटी की दृष्टि से देखता हूं, लेकिन सन्यासी होने के बावजूद भी जब मेरी मां मेरी आंखों के सामने आती है तो उनको सर झुका करके, जमीन पर माथा टेक करके प्रणाम करता हूं। मैं भारत माता को मां कहता हूं, और फिर भारत मेरा घर है तो विश्व मेरा परिवार है। मेरा घर दरिद्र रहेगा तो दुनिया के सामने मैं आंख से आंख मिलाकर के बात नहीं कर सकता। आज वो वक्त आ गया है कि 18वीं शताब्दी तक जब तक पूरा विश्व का नेतृत्व भारत किया करता था, अब वो दिन फिर से लौट आए कि सारी दुनिया भारत की ताकत को सलाम करे। यह हर भारतीय का सपना है, मैं तो उसको खाली स्वर दे रहा हूं।
आपके सपने में देखता हूं, आप कहते हैं चाइना से आई हुई चीजें मत खरीदो, चीन नाक रगड़ने को मजबूर हो जाएगा। अरे साहब, अभी तो ग्लोबल टाइम्स में भी मेरी स्टोरी छपी। बोले हिंदुस्तान में एक बाबा हमको चैलेंज करता, मैंने कहा थोड़े दिन रुक जाओ, पूरा रगड़ूंगा। अरे चाइना के पास में जितना पैसा देते हैं वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को फंडिंग करता है, डोकलाम में हमको युद्ध की धमकी देता है। यही तो परिणाम हुआ। जब हम खड़े हो गए, देश को हमने खड़ा किया, उधर मोदी जी भी अड़ गए, तो डोकलाम के ऊपर पहली बार चीन को पीछे जाना पड़ा। ये ताकत है किसी देश की, और इसमें हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर चाइना का कब्जा है। तो हम हिंदुस्तानी क्या इतने लाचार हैं, इतने बेबस हैं, इतने कमजोर हैं कि हम अपने देश के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, अपने देश के लिए हम ब्रांड नहीं बना सकते? नहीं, चीन वाले अपना सामान ना भेजें, लेकिन आप साथ साथ कहते हैं मैं चाइना में जाके फैक्ट्री लगाऊंगा। देखो, मैंने अभी चाइना के लिए तो नहीं बोला, लेकिन मैंने गरीब मुल्कों के लिए बोला कि पतंजलि किसी भी गरीब मुल्क से पैसा कमा करके हिंदुस्तान लेकर के नहीं आएगा। चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो पाकिस्तान है। मैं कहता हूं गरीब मुल्कों का पैसा किसी भी समर्थ मुल्क को नहीं लाना चाहिए। एक नदी सूखी है, एक नदी भरी है, सन्यासी का काम है भरी नदी में बाढ़ ना आए, सूखे नदी में वहां पर जो है सूखा ना पड़ जाए, इसलिए दोनों में पानी बराबर कर दो। देखिए, ये मिंट अखबार में आपका छपा हुआ है आपका बयान, जिसमें आपने कहा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करेंगे चाइना में, तो चाइना में सामान बेचेंगे, चाइना का सामान लेना अलाउड नहीं है। चाइना वाले दुनिया की 50 से 70% मार्केट पर कब्जा करके बैठे, तो थोड़ा बहुत तो अपने को भी कर लेना चाहिए कार्यक्रम। आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान को पैसा देते हैं, आपने लिखा पाकिस्तान में पतंजलि की इकाई खोल सकते हैं बाबा रामदेव। पाकिस्तान के आतंकवाद का एक कारण वहां पर पॉवर्टी और इलिटरेसी है। जिस देश में, जिस मुल्क में, जिस समाज में पॉवर्टी और इलिटरेसी रहेगी, वो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए तो सुषमा जी ने पिछले दिनों जाकर के बयान दिया कि हमने अपने देश को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाया। हमने डॉक्टर्स दिए, इंजीनियर्स दिए, मैनेजमेंट गुरु दिए, बिजनेस गुरु दिए, योग गुरु दिए, पतंजलि दिया, उन्होंने आतंकवादी दिए। तो हम ये दी। देखो, पाकिस्तान के साथ में हमारा पुराना रिश्ता, 1947 से पहले हम एक वतन थे, और यूं तो आज से 200 साल पहले जाके देखोगे तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये पूरा जो है मिस्र तक, और इधर जो है कंबोडिया तक, पूरा यहां चीन तक और तिब्बत तक और वर्मा तक एक विशाल भारत था हमारा। तो मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान में भी समृद्धि आए, वहां के लोगों में भी समझ बढ़े। तो ये जो खूनी खेल चल रहा है, इसका खात्मा हो सकता है। हित की भावना से इसको कहा, उसमें किसी को पाकिस्तान से कोई कमाई करने की भावना से नहीं, उसकी भलाई की भावना। देखिए, हम तो विदेशी कंपनियों का सामान लेना बंद कर दें तो भारत एक्सपोर्ट कहां करेगा? वो भी तो बंद कर सकते हैं। देखो, पहले तो बराबरी में आके खड़े हो जाओ। पूरी दुनिया में आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, सोशल फील्ड हो, रिलीजियस फील्ड हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, आप पहले बराबरी में आकर के खड़े हों। भारत एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के, प्रोफेशनल, हेल्थ, वेल्थ, हर जगह पर कम से कम दुनिया की बराबरी में आकर के खड़ा हो जाए, उसके बाद हम दुनिया के साथ बराबरी का बर्ताव कर पाएंगे। अभी तो हमने अपने आपको इतना गिराया हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं, 200 सालों में इस देश में स्वदेशी की बातें होती रही, हम वंदे मातरम गाते रहे, स्वदेशी के लिए आंदोलन चलाते रहे, महात्मा गांधी भी विदेशी सामानों की होली जलाते रहे, लेकिन 200 सालों में हमने इन एफएमसीजी के खिलाफ कौन सा बड़ा ब्रांड खड़ा किया? आज पतंजलि कम से कम ऐसा है जिसने विदेशी कंपनियों को टक्कर ही नहीं दी, उनको शीर्षासन करा दिया। लेकिन विदेशी तो ये देश की ताकत है। देखिए, और ये ताकत बढ़नी चाहिए। विदेशी कंपनियां बुरा नहीं मानती। मैंने नेस्ले का बयान देखा, उन्होंने कहा कि अगर अच्छा कंपटीशन मिलता है तो एनर्जी आती है। आप ही उनको कोसते रहते हैं। अभी वो कहते हैं ना, जब गादड़ की मौत आती है ना, गांव की तरफ भागता, उनकी एनर्जी आ रही है। चलिए, मैं मान लेता हूं एमएनसीज विदेशी कंपनियां हैं, पैसा वापस जाता है, लेकिन जो देसी कंपनियां हैं, डाबर भी परेशान है, बैद्यनाथ भी परेशान है, उनको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं आप? देखो, डाबर हनी कितने का बेचता है? आप लोगों ने खाया है किसने डाबर का हनी? 122 रुपए का। पतंजलि कितने का देता है? 70 रुपए का। शहद के 200 से ज्यादा पैरामीटर हैं। आप डाबर का डब्बा ले लो और
पतंजलि का ले लो। आजकल तो लोगों ने एक और नया चुटकुला सुना दिया, बोलो लोग डाबर और पतंजलि के चक्कर में पड़े रहे, हनी तो कहीं और ही थी। तो आजकल आपको बाबा कहते हैं तो बुरा तो नहीं लगता? कम से कम रजत जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, इन्होंने आज तक मुझे कभी बाबा नहीं बोला, हमेशा ही मुझे स्वामी रामदेव बोलते हैं। और सच बात कहता हूं, हम बच्चे थे ना, हमारे गांव में एक बाबा जो है सुल्फा पीता था, भांग खाता था, तो हम उसके मंदिर से भांग उठा करके और उसको फेंक दिया करते थे। और बाबा हमको मतलब ऐसा शब्द से ही थोड़ी नफरत सी थी, हमको क्या पता है देश हमको भी बाबा कहने लग जाएगा। इस देश का स्वभाव है किसी के प्रति आदर व्यक्त करता है, बड़े बुजुर्गों को भी बाबा बोलते हैं और साधु सन्यासियों को भी। सच में इस देश को किसी नेता अभिनेता ने नहीं बनाया, साधु संत फकीरों ने देश को बनाया। लेकिन फकीरों के भेष में, साधु के भेष में रावण भी आते रहे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, साधु वस्त्र से नहीं, साधु चरित्र से बनता है। बस इन ढोंगी पाखंडियों से बचें, चमत्कार करने वालों से बचें, जो अपने आप को भगवान का एजेंट बताते हैं, कुछ तो खुद भगवान बन जाते हैं, उनसे बचें। कर्म को अपना धर्म माने, बस आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, आपका कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। तो लेकिन ये जो बहुत सारे ने जो उल्टा पुल्टा किया, उससे मन को कष्ट जरूर होता है। आप हनी की बात पूछ रहे थे, डाबर 122 रुपए का हनी देता है, पतंजलि 70 रुपए का। तो बोलो भाई, ये सरासर लूट है कि नहीं है? 70 रुपए का हम दे रहे, एकदम 100% प्योर हनी, और वो 122 का। यही कारण है कि आज जो कंपनी 40-50 सालों से हनी का एडवर्टाइजमेंट कर रही थी, उससे ज्यादा बड़ा ब्रांड पतंजलि हनी हो गया है। तो मैंने तो लोगों का फायदा करवाया, देसी लोग भी प्रॉफिट तो कमाए, लेकिन प्रॉफिट कैसा? आटे में नमक की तरह। पतंजलि ने वही किया। जो देसी कंपनियां भी ग्राहकों को लूट रही थी, उनको कहा भाई सुधर जाओ, नहीं तो उतर जाओगे। लेकिन मैंने सुना सबसे ज्यादा पैसा देसी घी बेच के कमा रहे हैं। देसी घी पे तो मैं तो एक प्रार्थना करूंगा आपकी अदालत में, एक न्याय तो कम से कम हिंदुस्तान को हमारे वित्त मंत्री दे दे। गाय के मूत्र पर टैक्स लगा दिया इस सरकार, जीएसटी। वो गाय माता परेशान होकर के मुझसे कहने लगी, बाबा हमको तो बचाओ। और गाय का घी, मक्खन, उस पर जीएसटी। पहले 5 था, इन्होंने 12 कर दिया। देखो भाई, भैंस के में ज्यादा फैट होता है, उसके ऊपर लगाते तो बात समझ में आती। वैसे तो भैंस तो हमारी अंटी भी नहीं लगती है, तो मां लगती है। इसके साथ इतना अन्याय नहीं। तो आप जेतली जी आपके भी मित्र हैं, उनसे कह करके घी, गाय के घी पर ना ये जीएसटी कम करवा दो। मैं आज आपकी अदालत में कहता हूं, मैं कम से कम 25-50 रुपए उसका भाव घटा दूंगा। चलिए, अच्छी बात है। उनका तो कहना है कि जब तक जीएसटी का फायदा आम जनता तक पहुंचता जाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं वैसे भी कह रहा हूं, ये मैं एक जस्टिसफुल बात कर रहा हूं, क्योंकि गाय के घी में फैट वैसे कंटेंट कम होता है। यदि उसके ऊपर ऐसा टैक्स लगा तो इतना भाव बढ़ जाएगा, तो गाय का दूध और गाय का घी उसकी बेचना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो मैंने पहली बार हिंदुस्तान के ज्ञात इतिहास में, आप लोग भी 40-50-60 साल तक के यहां पर बैठे हुए लोग भैंस का घी खाते थे, सफेद घी खाने की आदत थी। पीला घी खाते कहां थे? उसमें कैरोटीन नाम का एक तत्व था जो आंखों के लिए बड़ा उपयोगी है, तो उसको केमिकली प्रोसेस करके गाय के घी को भी भैंस का घी करके बेचा करते थे। हमने पहली बार गाय के घी का, गाय के दूध का एक ब्रांड खड़ा किया। देखिए कैसे ब्रांड खड़ा किया, वो भी मेरे पास उदाहरण है। जब ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी हार गए, ज्यादा मेडल नहीं आए, आपने कहा कि पतंजलि का दूध पियो, पतंजलि का घी खाओ तो मेडल आ जाएंगे। मैंने कहा गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ, इससे मेडल आएंगे। घी खाने से ताकत आती है। और विदेशी कंपनियां क्या करती, मैं छोटे से तो तब से देखता था, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अरे साबुन खाकर मरेगा बावड़े, गाय का घी खा ले, दूध पी ले, थोड़ी ताकत आ जाएगी। बताओ, ये उल्टे पुल्टे विज्ञापन करते थे। मैं सही बातों का विज्ञापन करता हूं, मैं अच्छी बातों को प्रमोट करता हूं। मैं अपनी ताकत का, अपने नॉलेज का सही कामों में इस्तेमाल करता हूं।
और वो जो है ना, कोमल सी त्वचा का एहसास, माने दुनिया भर के केमिकल लगाए और सबके थोबड़े खराब कर दिए। एक पूरी दुनिया में कोई बता दे कि कोई गोरेपन की क्रीम लगा के कोई गोरा हुआ हो? बताओ, तुम में से भी लगाया होगा। पत्नी लेके आती है तो बहुत से हस्बैंड भी छुप छुप के लगाते हैं, लेकिन कोई गोरा नहीं हुआ। मैंने सबको कहा एलोवेरा जेल लगाओ, इससे नेचुरल ब्यूटी आती है, आपका ग्लो बढ़ता है 100% विद इन 3 डेज, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ग्लोइंग, और उससे पिंपल्स खत्म हो जाते 3 से 7 दिन में। अरे भाई पतंजलि का क्यों खरीदो, अपने घर में लगाओ। पतंजलि प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं खड़ा हुआ है, पतंजलि देश को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए खड़ा हुआ है, विकृति से देश को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन स्वामी जी, पतंजलि ये भी तो कहता है कि ये जड़ी बूटी खाओ तो शर्तिया लड़का पैदा होगा। रजत जी, आपके आगे 2 हाथ जोड़े, मैं न लड़की पैदा करता हूं न लड़का। आप कहां ये उल्टे सीधे इल्जाम मुझ पर लगाने लगते हो? मैंने सुना ऐसी कोई दवाई बनाते हैं। अरे उस दवाई का नाम पुत्र जीवक है। संस्कृत में पुत्र और पुत्री के लिए एक ही शब्द का प्रयोग आता है, और अंग्रेजी में भी, लैटिन में भी पुत्रन जीवा उसका नाम है। अब नाम उसका है, अब राष्ट्रपति बन जाए तो ठीक है, अब प्रतिवादी से उनको राष्ट्रपत्नी तो नहीं बोला हमने, नाम है। चलिए, अब मुझे लगता है वक्त एक और ब्रेक लेने का हो गया। एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जामात और सवाल आपका है। इस बार आपने करंट दिखाया। अच्छा, वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं स्वामी रामदेव, मुकदमा चला रहे हैं आइमा की इस अदालत में। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर अगला इल्जाम। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम है कि इनके माल की क्वालिटी में गिरावट आई है। अब आप कह रहे थे कि सारी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, देखिए अखबार भरे पड़े हैं। बाबा रामदेव की पतंजलि पर लगेगा लाखों का जुर्माना, आंवला जूस में गड़बड़, नमक में बेसन में मिलावट, क्वालिटी सब स्टैंडर्ड। अरे आप एमएनसी से तो हाथ मिला के नहीं आए आज आने से पहले। रजत जी, नमक में किसकी मिलावट करेंगे भाई? मैं एक आपको चैलेंज करता हूं रजत जी, आपको तो क्या, एक आपकी अदालत के माध्यम से मैं उन लोगों को जो षड्यंत्र कहता है, कॉन्स्पिरेसी कहता है, रूमर्स फैलाते हैं, पतंजलि को बदनाम करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, मैं चैलेंज कर देता हूं, मैं लाख नहीं करोड़ों रुपए का इनाम दूंगा। कोई भी एक प्रोडक्ट, आंवला, एलोवेरा, नमक, हल्दी, बेसन, आटा, च्यवनप्राश, केसर, हनी, गाय का घी, इन सब में ज्यादा मिलावट करते हैं लोग। गाय के घी में डांगरों की चर्बी मिला देते हैं, नकली उसमें फ्रेग्रेंस फ्लेवर मिला देते हैं, उसमें ये 40 रुपए बिकने वाला पाम ऑयल मिला देते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट में कहीं पर कोई मिलावट साबित करके दिखा दे, आरोप तो मुझ पर हजारों लगे, अब भी लगते रहते हैं, मैं परवाही नहीं करता। मैं एक ही बात जानता हूं जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम मत करो, न भगवान के विधान को तोड़ो, न देश के संविधान को तोड़ो, और न अपनी आत्मा की बात के खिलाफ चलो, फिर दुनिया से लड़ो, आपको कोई भय नहीं। मैंने कभी भी किसी प्रोडक्ट में मिलावट का तो प्रश्न ही नहीं। चर्चा इस बात की है, लो क्वालिटी का भी नहीं हो सकता। अब क्या करते हैं लोग, बोले इसमें पतंजलि का प्रोडक्ट फेल, और उसमें बाद में फिर कहते हैं, बोले इसके अंदर जो है ना वो लेबल में प्रॉब्लम थी। नहीं, मैं आपको बताता हूं, मिस ब्रांडिंग था। अरे भाई, मिस ब्रांडिंग के तो रोज केस होते हैं, ये इस पर क्यों लिख दिया, ये क्यों लिख दिया, ये मिस ब्रांडिंग के केस कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट बनी अक्टूबर में और मार्च में मार्केट में आ गई। ऐसा देखो, ये एक बार हुआ, मैं जो गलती हुई इसको स्वीकार करता हूं, एक बार हुआ, एक बैच में किसी आदमी, अब 24 घंटे फैक्ट्री चलती है, कोई नींद में उसने थोड़ा बहुत, वैसे हमने उसके लिए भी पूरे इंतजाम कर रखे हैं, उसमें कभी किसी ने भूल से एक बैच के वो भी
10-20 डब्बों में छप गया, तुरंत उसको रोक दिया। और जैसे ही पता लगा, वो एक जगह का केस था पूरे हिंदुस्तान में। हमारे अब इतना बड़ा काम करते हैं तो ह्यूमन एरर हो सकता है कहीं पर, मैं मानता हूं। चलिए, अच्छी बात है, आपने माना। लेकिन जानबूझ के भूल नहीं हो सकती। कोई 22 नंबर में आगे पीछे हो गया, तुरंत हमने उसको मैं आपको वापस चर्चा बताता हूं क्या है। लोग ये कहते हैं कि स्वामी रामदेव की, पतंजलि की डिमांड इतनी ज्यादा है, आपकी फैक्ट्री कम पड़ रही है प्रोडक्शन करने के लिए, आउटसोर्स कर रहे हैं। मैं आपको और जो आउटसोर्स करते हैं उसमें गड़बड़ है। ना देखो, मैं आपको बताता हूं, हमारे पास 15,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन कैपेसिटी रजत जी हरिद्वार में है। 25,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी तेजपुर में है, जो हमने ऑलरेडी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, प्रोडक्शन शुरू कर दिया। 25,000 करोड़, 15,000 करोड़, 40,000 करोड़ की तो यही है। बाकी अभी नोएडा में चल रहा है हमारा, नागपुर में चल रहा है, इंदौर में चल रहा है, आंध्र प्रदेश में चल रहा है, और 50 हमारी छोटी छोटी यूनिट है, जहां हम पापड़ बनाते हैं, जहां पर हम कच्ची घानी का सरसों तेल बनाते हैं, जहां हम नमक बनाते हैं। तो क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल एक जगह पर ही समृद्धि को केंद्रित करना नहीं, डिसेंट्रलाइज, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड जस्टिसफुल ग्रोथ, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ स्वदेशी। तो इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती है, आपने कमाल कर दिया। तो रजत जी, प्रोडक्शन की कोई शुक्रिया। तो मेरा वो जो इल्जाम था कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, मैं वापस ले लेता हूं। और ये भी वापस लो, हमारे पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी की रजत जी कोई कमी नहीं है, और अगले 2 साल में हमारे पास में 1 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी। लोग ना समझते तो है नहीं, थोड़ा समझ लो भाई, मैं मुफ्त में समझाता हूं। हम जितने वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं ना रजत भाई, वो करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट साइज है। ये लोग ज्यादा समझते हैं मार्केट साइज है क्या है, उसमें पतंजलि का शेयर 10 से 20% भी होगा, तो आने वाले 3 से 5 सालों में पतंजलि 1 लाख नहीं 2 लाख करोड़ रुपए का भी यदि ब्रांड बन जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और एक बात आज मैं यहां से घोषणा कर रहा हूं, 2018-19 तक पतंजलि यूनिलीवर से भी और तमाम विदेशी ब्रांडों से बड़ा ब्रांड तो होगा ही, ट्रस्ट में भी, टर्नओवर में भी। 2020-21 तक पतंजलि दुनिया का सबसे बड़ा एफएमसीजी का ब्रांड होगा, और पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ेगा पतंजलि से। ये काम हम करके दिखाने वाले, और खुद के बल पर करके दिखाने वाले, थर्ड पार्टी के बल पर नहीं। मैंने सुना है कि अब आप कपड़े भी बनाएंगे, जूते भी बनाएंगे, टोपी भी बनाएंगे, लंगोट भी बनाएंगे, कोट भी बनाएंगे, धोती भी बनाएंगे, सलवार कमीज भी बनाएंगे, फैशन भी बनाएंगे, जींस भी, क्या दिक्कत है, अंडर गारमेंट्स भी बनाएंगे, और स्पोर्ट्स भी, हो योगा वेयर भी, क्यों नहीं है। जिसको देखो एडिडास, अरे विदेशी कंपनियों के दास, अपने एडिडास, फ्यूमा, नाइकी, अरे अपने कपड़े पहनो। महात्मा गांधी ने तो कहा, वस्त्र से भी चरित्र से भी तुम स्वदेशी बनो, और ये विदेशी कंपनियों के जूते पहनता है। देखो मैं तो खड़ा हुई पहनूंगा, एकदम पक्की है। और अभी एक हमारे विदेशी मित्र आए हुए थे यूके से, मेरे से पूछ रहे थे, बाबा जी आपके ये वुडन शूज बहुत फैंसी लग रहे हैं। मैंने कहा बच के रहना बेटे, बड़े कसूते हैं। सुनो, मैं रहूंगा सिंपल। रजत जी आप कभी मेरी कुटिया में आना, मैं जमीन पर सोता हूं, बाबा की तरह गुफा नहीं बना रखी मैं, उसमें कोई सुरंग पुरंग नहीं है, उसमें कोई ताला चाबी भी नहीं है, जमीन पर सोता हूं, और कोई हनी भी नहीं। रजत जी थोड़ी दया करो। मैं जमीन पर सोता हूं, और कभी भी न कूलर का, न एसी का, ना भी सर्दियों में हीटर का प्रयोग करता हूं। ये स्टूडियो आदि में जब ये चलाते हैं ना एसी आदि, उसमें भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मीन्स अच्छा नहीं लगता है। मैं तो एकदम ठेठ देसी बाबा हूं, एक ही संकल्प के साथ जीता हूं, वैयक्तिक जीवन में तप और सार्वजनिक जीवन में समृद्धि। ये हमारी संस्कृति है, ऐसे हमारे पूर्वजों ने जिया, और मैं ऐसे ही जीता हूं कि व्यक्तिगत जीवन में
मैं कोई अपेक्षा नहीं रखूंगा, न 1 रुपए का भी अपने लिए कोई संसाधन प्रयोग करूंगा, न कोई भौतिकतावादी में जीऊंगा, लेकिन स्वयं तप करते हुए, स्वयं दरिद्रता में जीते हुए मैं भारत माता को परम वैभवशाली देखना चाहता हूं। बस ये सपना। एक नई बात मैंने सुनी है कि बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि का बना हुआ खाना खाएं, आटा खाएं, नमक तेल खाएं, दिव्य फार्मेसी की दवाई खाएं, स्वामी रामदेव की तरह योग करें तो 400 साल जिंदा रह सकते हैं। हाँ, एक मैं आपको जो है, जो आप बोलते हैं ना मेरी बायोलॉजिकल एज इतनी है, वैसे एज इतनी है। जैसे आपकी चमड़ी है 100 साल तक अच्छी रहेगी, आपकी जो लीवर किडनी है, आप रोज योगाभ्यास करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपकी किडनी कम से कम यदि वैसे आप 100 साल से पहले खिसकने वाले नहीं हो लेकिन रजत जी आपने यदि अपनी किडनी और को भी दान दी तो ये कम से कम 100-200 साल और चल सकती है। माने हमारे जो ऑर्गेन्स हैं इनकी जो नेचुरल एज है, लीवर की, किडनी की, हार्ट की, लंग की, ये 200 से 400 साल हो सकती है। लेकिन हम इनके ऊपर अत्याचार बहुत करते हैं, इतने ज्यादा पॉल्यूशन है, एयर, वाटर, सॉइल सब कुछ पॉल्यूटेड है। यदि हम इसको ठीक ठाक रखें तो हम अपने शरीर को 150-200 साल तो अभी भी हिफाजत से रख सकते हैं। लेकिन हम खाते क्या है, जितने भी हम रिफाइंड ऑयल खाते हैं वो सब केमिकली रिफाइंड होते हैं, तो मैंने उसको फिजिकल रिफाइंड ऑयल दिया उसके विकल्प के तौर पर। हम जो है अनहेल्दी हम जो है कितनी चीजें खाते हैं, चाहे नमकीन है, चाहे अब जैसे अब बात आ गई, फिर आप कहोगे आप प्रोडक्ट बेचने लगे यहां पर आपकी अदालत में भी। अब लोगों ने जो बिस्किट बनाए उसमें ट्रांसफैट होता था, कोलेस्ट्रॉल होता था, उसमें मैदा होता था। मैंने कहा भाई कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट, मैदा रहित बिस्किट खाइए और स्वस्थ रहिए। तो इसमें क्या गलत कह दिया? अच्छी चीजें में लोगों को सजेस्ट करता हूं। अच्छी चीजें करते करते भी एक मौलवी है, उन्होंने फतवा दिया कि ये हर चीज में गौमूत्र डाल देते हैं और मुसलमानों के लिए गौमूत्र हराम है। मुसलमानों के लिए भी उनके मजहब में लिखा हुआ है कि गोमूत्र एक औषधि है, कुरान में लिखा हुआ है। और दूसरी बात, कुछ लोग ना टारगेट करते हैं कि पतंजलि ये हिंदुओं की कंपनी है। मैंने कभी हमदर्द को टारगेट किया? मैं तो हमदर्द के साथ भी हमदर्दी रखता हूं। मैं तो हिमालय जो मुस्लिम भाइयों की कंपनी है उसके प्रति भी हमदर्दी रखता हूं। उसके जो हमारे फारूक भाई हैं, हमारे से मिलते रहते हैं, योगग्राम के लिए जमीन उन्होंने हमको दी। मैं हिमालय मुस्लिम की कंपनी होने के बाद उनसे हमदर्दी रखता हूं, हमदर्द के साथ भी हमदर्दी रखता हूं। अरे भैया, यदि इस तरह से करोगे तो आपस में नफरत की दीवारें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, थोड़ी ताली बजाओ। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, ऐसे हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे। सोचना है हमें हिंदुस्तान के लिए, सोचना है हमें हिंदुस्तान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। बोले भारत माता की। मैं तो ये करता हूं। इतना अच्छा आपने गाया है तो मुझे लगता है ये इल्जाम तो मैं ही खत्म कर देता हूं, लेकिन अभी फहरिस्त मेरे पास बाकी है। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम और सवाल का एक और दौर, और इस ब्रेक के बाद हम जनता के सवाल लेंगे। आप अपने सवाल तैयार रखिए, समय की सीमाएं हैं तो उसके हिसाब से तैयारी रखिए। एक ब्रेक। वेलकम बैक। आपकी अदालत में मुकदमा चला रहे हैं स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए ये पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कई लोगों से मैं सुन रहा हूं, ये राहुल गांधी वैसे ही कहते रहते हैं कि अंबानी अडानी की सरकार है, मोदी जी तो आपके खास हैं।
कहते हैं सारा जो व्यापार बढ़ा है ये मोदी जी की कृपा से बढ़ा है। देखो, जब पतंजलि के ऊपर 1000 केस किए गए तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 100% की ग्रोथ थी हमारी। मोदी जी से मैंने कोई मंत्रालय नहीं लिया। मैं चाहता तो कम से कम 2, 4, 5 कैबिनेट मिनिस्टर अपनी मर्जी के बनवा सकता था, इतना प्रेम मोदी जी और अमित शाह जी मुझसे करते। मैं चाहता तो 10, 20, 50 हजार करोड़ रुपए के को ठेके ले सकता था, रोड बनवा सकता था, अरुण जो है गडकरी जी से कोई ठेका लेकर के, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं ऐसे ही एग्रीकल्चर का कोई ठेका ले सकता था और तमाम तरह के कितने प्रकार के सरकार के टेंडरिंग ले सकता था। मैं इस बात को पूरी प्रामाणिकता से कह सकता हूं कि मैंने मोदी सरकार से 1 रुपए का फायदा नहीं उठाया और उनके काम में भी कोई रोड़ा नहीं अटकाया। मैं चाहता तो राजनीति में भी जो सपने लोगों के होते हैं वो कोई भी सपना मैं पूरा कर सकता था, लेकिन राजनीति मेरा प्रोफेशन नहीं, वो मेरा एक मिशन था कि मेरे देश पर बुरे लोगों का राज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने राजनीतिक हस्तक्षेप आपद धर्म के रूप में किया था। ना आज और ना कल अपने राजनीतिक कनेक्शन का इस्तेमाल पतंजलि को बढ़ाने के लिए नहीं करूंगा, लेकिन देश को बढ़ाने के लिए जो भी देश हित में काम करेगा उसका समर्थन करूंगा और देश के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसके लिए बगावत भी करूंगा। स्वामी जी, ये सच नहीं है कि असम में चिरांग में 250 एकड़ जमीन, 750 एकड़ एक्चुअली 750 एकड़ जमीन चिरांग में, नागपुर में 600 एकड़ जमीन, नोएडा में 4,500 एकड़ जमीन। 450 4,500 एकड़ में तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपने ये सुना कितने में खरीदी है? ये तो 400 करोड़ रुपए दिए उसके लिए। कोई बाबा को भिक्षा में नहीं दिए, योगी ने जोगी को दे दिया। जो लिया है उसके लिए 100% पेमेंट किया है। जब नागपुर में लिया तो हमने कहा भैया 25 लाख में पतंजलि को दी है और वहां पर हिंदुस्तान का पहला संतरा सड़ जाता था, संतरे का जूस का प्लांट लगा रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने लगाया था प्लांट भी खराब हो गया, जूस तो निकला ही नहीं। मैंने कहा भाई 25 लाख रुपए में दी है और किसानों के लिए काम करने के लिए दी है। मुझे जितने में दी है 25 लाख में, मैं 12 लाख रुपए में यूनिलीवर को, नेस्ले को, कोलगेट को, जो है जॉनसन एंड जॉनसन को देने के लिए तैयार हूं। 12 लाख रुपए मैं सब्सिडी दूंगा, आओ खरीदो जमीन। आता है नहीं, कोई काम करना चाहता नहीं, आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन आपके लिए नहीं कह रहा लेकिन लोग ना, कुछ लोग काम करते नहीं, सुबह से शाम तक ना खाली नेगेटिव बातें करते रहते। इसलिए मैं कहता हूं अरे दुनिया कहां पहुंच गई है। छोटा सा यूके देश जिसमें अपने खाने के लिए अनाज नहीं होता है। मेरे यूके के फ्रेंड्स इस बात को बुरा मत मानना। जिस यूके में अपने खाने के लिए दाने पैदा नहीं होते हैं, उन्होंने 70 से ज्यादा देशों पर राज किया। जिस जापान में अपने देश के नागरिकों के रहने के लिए पूरा सुरक्षित ठिकाना तक नहीं है, खाने पीने की तो बात छोड़ो, वो जितने भी मशीनें बनाते हैं, जितने भी गाड़ियां आदि बनाते हैं, उनके लिए उनके पास में आयरन और आदि माने रॉ मटेरियल नहीं है, वो सारी दुनिया में छा जाते हैं। हिरोशिमा नागासाकी के बाद में जापान बर्बाद हो चुका था। वो सारी दुनिया में आज अमेरिका के बाद में, चीन के बाद में सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनकर के चाइना खड़ा हो जाता है, जिसकी आबादी हमारे एक छोटे से प्रांत के बराबर भी नहीं है। हम लोग ऐसे ही नुक्ताचीनी में लगे रहते हैं। मैं कहता हूं दुनिया को देखो कहां आगे जा रही है। आपस की नुक्ताचीनी बंद करो, अच्छे काम में या तो सहयोग करो, यदि सहयोग नहीं करते तो कम से कम असहयोग मत करो, गाली तो मत। ये सोच हमें पैदा करनी पड़ेगी। लेकिन स्वामी जी, लोग दुनिया की ग्रोथ नहीं देख रहे, आपकी ग्रोथ देख रहे हैं। तो पतंजलि की ग्रोथ देख करके पतंजलि की तरह खड़े हो। मैं तो चाहता हूं इस देश में स्वदेशी कंपनियां खड़ी हों और पतंजलि की तरह यदि कोई मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है और देश की भलाई में काम करना चाहता है तो मुफ्त में मैं उनकी ब्रांडिंग करने के लिए तैयार। आगे बढ़ो। मेरा मकसद पतंजलि को बढ़ाना नहीं, मेरा मकसद स्वदेशी को और देश को बढ़ाना। लेकिन ये तो बताइए कि 1 लाख करोड़ की कंपनी हो जाएगी तो पैसा लेके कहां जाएंगे? इसलिए तो कह रहा हूं, ना पैर में जूता, ना शरीर पे कपड़े। देखो बाहर तो कुछ है ही नहीं, भीतर भी कुछ नहीं है। देखो अरे पूरा बढ़िया नहीं आया अभी की।
ये इधर भी बताओ, यहां भी कोई ना कोई बाधा आ जाती है। बाहर भी कुछ नहीं है, भीतर भी कुछ नहीं है। तो फिर कहां लेके जाओगे इतना पैसा? आपको देके जाऊंगा। देश को देके जाऊंगा। जाएंगे तो सब, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले कोई बंधे जंजीर, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही। मुझे पता है ये शरीर नाशवान है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुझे जाने से पहले कुछ ऐसे करके जाना है जिससे आने वाले युगों युगों तक लोग प्रेरणा लेते रहें कि एक फकीर जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसने भारत माता की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए देश के लिए मेहनत की, पुरुषार्थ किया बिना किसी स्वार्थ के। बस ये करना चाहते हैं, देश के लिए करना। अरे लोग अपने बीवी बच्चों के लिए करते हैं। अंबानी के पास पैसा हुआ तो हजारों करोड़ का प्लेन खरीद के ले आया अपनी बीबी के लिए। बाबा के ना कोई बीवी ना बच्चे। कम से कम अपनी बीवी के लिए लाया, किसी और के लिए तो नहीं। अच्छी बात है, लोग अपनी बीवी बच्चों के लिए लेके आते हैं, लेके आए, कोई मेरा विरोध नहीं है, लेकिन मुझे अपने लिए, अपनों के लिए कोई काम नहीं करना। पतंजलि का जितना भी अर्थ है वो सारा का सारा परमार्थ के लिए है। यह है पतंजलि की असली ताकत, जिससे लोग पतंजलि को प्यार करते हैं। अब इतना करेंगे तो आपको तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा। मैं तो वैसे ही नोबेल हूं। आप अपने आप को सब ऐसे माना करो। किसी लोग सुबह उठते ऐसे सोचते हैं, मैं कुरूप हूं, मैं बदसूरत हूं, मैं मोटा हूं, मैं मोटी हूं, मैं नाटी हूं, मैं खोटी हूं। बहुत उल्टा उल्टा सोचते रहते हैं। मैं सुबह उठते ही सोचता हूं मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं की संतान हूं, मैं भारत माता की संतान हूं, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे भारत माता का माथा ऊंचा हो। ये संकल्प के साथ जीता हूं, और ऐसे ही जीना चाहिए हम लोगों को। क्यों अपने भीतर दीनता का बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्र के, बिजनेस के, टाइकून्स हैं। अब जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, सुनील जी आपसे शुरुआत करें। सुनील मुंजाल जी। सुनील जी ही, इनके पिताजी से हम बहुत प्रेम करते हैं, और मुंजाल साहब क्योंकि वो भी आर्य समाज की पृष्ठभूमि थे, हम भी महर्षि दयानंद के शिष्य हैं, हवन करते हैं डेली घर में। हम भी अग्निहोत्र के अलावा, मैंने कहा शनि केतु राहु भूत प्रेत तमाम जो वास्तु के नाम पर तमाम ढोंग पाखंड होता है उससे दूर थे। तब से इनसे हमारा प्रेम हो गया, तो यही हमें यहां करके लेके आए। इनके लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। सुनील जी, इन बातों से प्रभावित हुए बगैर आप सीधे सवाल पूछें। अरे भैया, मैंने ऐसे प्रभावित करने के लिए नहीं बोला, मैं किसी को प्रभावित करने नहीं आया हूं। मैं तो सोचता हूं सबका अंतर प्रकाशित हो जाए। स्वामी जी, आपने कहा कि आप 10,000 करोड़ की कंपनी 20,000 करेंगे, वहां से 50,000 होगी, 1 लाख करोड़ हो जाएगी 4-5 सालों में। बहुत सारे बिजनेस यहाँ चलते हैं, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं जो बिजनेस चलाते हैं। मैंने सुना है ये ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, मैनेजमेंट एसोसिएशन, सब मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, मैनेजर हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं। एक ही बाबा देसी आके बैठा इधर। यही हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा जो आकर बैठे हैं ये इस तरह की ग्रोथ कैसे ला रहे हैं, जबकि बहुत एक्सपीरियंस्ड कंपनी, इसमें मल्टीनेशनल या इंडियन की बात नहीं है, सभी तरह की कंपनीज यहाँ पर हैं। इस तरह की ग्रोथ लाना अभी तक किसी को आमतौर पे संभव नहीं लगता। जब होता है तो जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, सिर्फ वहीं पर ऐसी ग्रोथ होती है। देखिए, वो बड़ी विनम्रता से पूछ रहे हैं, मैं आपको कहता हूं असली मन में क्या है। लोग सोच रहे हैं ये बाबा बगैर पढ़ा लिखा है। मैं बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं वेद शास्त्र पढ़ा हूं, और जो तुम पढ़े हो ना वो खाली जो है अक्षर ज्ञान है। मैं ब्रह्म ज्ञान लेकर के आया। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, एमएनसीज के लोगों ने मुझे कहा कि ये बाबा जो बिजनेस करता है इनके पीछे कोई और है। यही सोचते रहे, बहुत अच्छा। मैं एक बात कहता हूं आपसे, जो सुनील जी ने भी पूछा और आपने भी पूछा। देखिए, बिजनेस के कुछ सिंपल फार्मूले आपको देता हूं। मैं सोचता हूं कि हमारे देश को ऐसा सोचना भी चाहिए। दुनिया में जितने भी देश है ना, मैं समृद्ध देशों में गया, वहां जो बच्चा पैदा होता है ना, वो 15-16 साल की उम्र में अपने आगे के 50 से 75 सालों की योजना बना लेता है, और
वो कम से कम 50 से लेकर के 75 सालों का सोच करके फिर काम करता है। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। एक, कभी भी छोटा मत सोचो, कम से कम 25, 50, 100 साल का सोचो। मैं आज अपने देश का कम से कम 500 साल का सोच करके और पतंजलि का भी कम से कम 100 साल का सोच करके काम कर रहा हूं, और अपने जाने के बाद उत्तराधिकारी भी छोड़ करके जा रहा हूं। पतंजलि का उत्तराधिकारी आपका? हाँ, अभी हम आजकल हरियाणा में बहुत सुने हैं उत्तराधिकारी छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरा उत्तराधिकारी कोई व्यापारी नहीं होगा, कोई संसारी नहीं होगा। अपने जैसे करीब 500 साधु, सन्यासी, तपस्वी मैंने तैयार कर दिए हैं और करके जाऊंगा। ये मेरे उत्तराधिकारी हैं। और जो आपने, मैं अगली बात कह रहा हूं कि आगे बढ़ा कैसे जाता है। एक चीज, आपको बहुत ज्यादा अपडेट रहना चाहिए। आपका नॉलेज वो दुनिया में किसी से कम नहीं होना चाहिए। नॉलेज में आप 100% अपडेट रहें, बल्कि दूसरों से आगे रहें। जो सबसे पहले किसी चीज के बारे में सोचता और उसको एग्जीक्यूट कर देता है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान होता है। और खाली सोचना नहीं, आप अपने नॉलेज को वेल्थ में कन्वर्ट कर सके, उसके लिए आपके पास में पूरा एग्जीक्यूशन का एक प्लान होना चाहिए। दूसरी बात, समग्रता से चीजों को सोचें, इंक्लूसिव आपकी का थॉट प्रोसेस होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जल्दी निर्णय, फास्ट आप डिसीजन ले सकें। कुछ लोग निर्णय नहीं ले पाते, सबको साथ में लेकर के चल सकें। आज मेरे पास में 1 लाख से ज्यादा लोग हैं तो सब मुझसे प्रेम करते हैं। कुछ लोग मुझसे डरते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो है मैं सबको साथ लेकर के चलता हूं। कहता हूं भाई जो भी हुआ है सब आपकी बदौलत हुआ है। तो सामूहिक श्रेय देने की भावना और एक दूसरे के साथ इतनी हमदर्दी। मेरे यहां पर लोग, किसी की 10,000 की तनख्वाह है, किसी की 50,000 की, किसी की 10 लाख की भी है महीने की। किसी के परिवार में कोई प्रॉब्लम आती है, मैं 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कैंसर की बीमारी होगी, मैं उस वर्कर की ये नहीं देखता कि इसकी जो है सैलरी कितनी है। मैं ये देखता हूं कि मेरे लिए काम कर रहा है तो मैं उसको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी उसको देता हूं कि ये मेरे लिए जीता है तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और इतना ही नहीं, जो भी काम करें उसमें कभी नहीं सोचना कि क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी इससे। बस जो मुझ पर भरोसा किया है लोगों ने, मैं उसको टूटने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। इसलिए मैं 18 घंटे रोज पुरुषार्थ करता हूं। ये कुछ सूत्र है। कुछ लोग बड़ा नहीं सोचते, कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में मिलावट फिलावट के चक्कर में आ जाते हैं, कुछ लोग सबको साथ लेकर के नहीं चलना चाहते। मैंने भी जब ये सारे काम शुरू किए रजत जी, मेरे ही मित्रों ने कहा कि स्वामी जी इतनी बड़ी बड़ी कैपेसिटी के प्लांट लगा रहे हो, ये बिकेगा कहां? और अब आप ही पूछ रहे हो बाबा जी इतना माल बनेगा कहां? तो चीजों को सोचने के लिए आपके पास एक दृष्टि होनी चाहिए। मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैंने कभी छोटा नहीं सोचा। मैं सब भारतवासियों से एक आह्वान करता हूं, बड़ा सोचो और कड़ी मेहनत करो। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ में जहां लग जाओ, फिर पीछे मत हटो। सफलता ही नहीं, सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। ये सिद्धांत है। और कोई लोग पूछना चाहते हैं? हाँ जी, अपना एक बार नाम बता दीजिए। मैं सुधीर जलान हूँ जी। सुधीर जलान। मेरा ये प्रश्न है जी, भारतीय बहुत गर्व है कि आपने एक पतंजलि जैसी इंस्टीट्यूशन बनाई। एक मेरा सवाल कहिए, सुझाव कहिए जी। लोगों के मन में है कि इसकी ओनरशिप केवल आप या आपके एकाध एसोसिएट्स बालकृष्ण साहब या कोई के पास क्यों है? ये एक कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंट चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम में क्यों ना है? अभी आपको बता देता हूं, मेरे नाम कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं है, क्योंकि जब हमने कंपनी बनाई थी उस समय हम युद्ध कर रहे थे और वो युद्ध सबको पता है। और ट्रस्टों के ऊपर गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है। आपको ट्रस्ट के लोग पूरा पता नहीं है शायद। मैंने ट्रस्ट भी बना रखे हैं, लेकिन मैंने उसका भी इलाज ढूंढ रखा है। यदि आप सोशली ताकतवर हैं तो आपके ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता। आज इस देश में एक ट्रस्ट बता दो जिसका 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है और वो गवर्नमेंट के कब्जे में नहीं है। मेरे ट्रस्टों का भी, जिसके अधीन में दिव्य फार्मेसी चलती है, और उसका भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का उसके अंदर टर्नओवर है, ट्रस्टों में भी। और ये जो कंपनी बनाई, इसको, उसका एक प्रोसेस है
उसमें हम इसको नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में स्टेब्लिश कर रहे हैं, समय लगेगा, प्रक्रिया होती है। मैंने आपको इसीलिए बोला सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ है साहब, वक्त के साथ चीजों को हम कर रहे हैं। और पहले ये नॉन प्रॉफिटेबल बना देता तो कोई बैंक लोन भी नहीं देता। मैंने शुरू में 500 करोड़ का लोन लिया, अभी जो मैं काम कर रहा हूं करीब 5000 करोड़ का मुझे उसके लिए लोन लेना पड़ रहा है। कर्ज लेकर के मैं भारत माता का फर्ज निभाना चाहता हूं, लेकिन काम प्रोफेशनली हो और स्पिरिचुअल स्पिरिट के साथ हो। इसलिए मैंने कहा हम नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में इसको खड़ा कर रहे हैं। हमारे मुंबई से बहुत भाई आए हुए हैं, एक तो मेरे नाम का ही आया हुआ है रामदेव, बोले बाबा जी शेयर मार्केट में कब लेकर के आ रहे हो। मैंने कहा बिना शेयर मार्केट के ही पतंजलि बहुत बड़ा शेयर है। आप जो नई प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं उनके बारे में कुछ सोशल मीडिया में आता रहता है। ये एक मैंने देखा, लिखा है पतंजलि चिकन मसाला और एक लिखा है बाबा जी की बियर। दरअसल लोगों को इंटरटेन करते रहते हैं लोग। एक बात मैं जरूर कहता हूं, पतंजलि के बारे में चर्चे होते रहते हैं तो हमारी अनपेड ब्रांडिंग होती रहती है लेकिन हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो मनुष्य के लिए हानिकारक हो। हमारा एक संकल्प है, दिस इज आवर फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल। कोई भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो किसी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो है हानिकारक हो और धर्म संस्कृति के विरुद्ध हो, अहिंसा परमोध। स्वामी जी, मेरा नाम दीपक है, मैं भारत का राजदूत हूं। आपसे ये कहना चाहता हूं, जाहिर है कि आप भारतीय इसलिए नहीं कि आप भारत में बसते हैं, आप भारतीय इसलिए हैं कि भारत आप में बसता है। स्वामी जी, आज से 150, 200, 250 साल बाद आप क्या चाहते हैं लोग आपके बारे में क्या कहें, आपको कैसे याद रखें? मुझे कोई भी एक तो भगवान के रूप में याद ना करे। बहुत से लोग, हमारे ओशो भी इतने समझदार आदमी थे, लास्ट में अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। मुझे एक इंसान के रूप में याद करें, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करें, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करें, कर्म को अपना धर्म माने और राष्ट्र धर्म को सबसे ऊपर माने। बस इसी रूप में मुझे याद है। हर सवाल हमने आपसे पूछा, हर सवाल का अपने बेबाकी से जवाब दिया। एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जनता का फैसला लेंगे, क्योंकि आज इस खास अदालत में कोई जज नहीं है, जज ये जनता जो है बैठी हुई है। ये कितने कन्विंस्ड है आपके सवालों से, ये इनसे पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। बहुतों के तो सवाल अभी जिहान नहीं छोड़ दिया। टाइम हमारे पास कितना है? मैं तैयार हूं। देखो ये सुनील जी और रजत जी तय कर ले। हाँ। हम तो वावा आदमी है। कितना समय हमारे पास? वी कैन टेक 2-3 क्वेश्चन। ठीक। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं स्वामी रामदेव, और अब वक्त है जनता के सवालों का। हम लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं स्वामी रामदेव से, क्योंकि यहाँ जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, बहुत सारे सफल बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे सीईओज हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं। ये सब जानना चाहते हैं बाबा रामदेव के बिजनेस के बारे में, उनके काम के बारे में। जी 1 मिनट, ये भाई सब थोड़ा सा पीछे वालों को मौका दे दें प्लीज। लास्ट। स्वामी जी, हाँ, मेरा नाम विनय लूथरा है, और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पतंजलि जी को और यहाँ आए सभी लोगों को कि आपने उनको बहुत बड़ा प्यार दिया। मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि आपने इतना बड़ा व्यापार जो बढ़ा रहे हैं, अभी आपने कहा कि 5 प्लांट लगा रहे हैं, तो इतनी फंडिंग आपको चाहिए होगी, तो वो क्या फ्लश ऑफ फंड्स कहीं से आ रहे हैं या 10 बैंक वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं? हमने किसी का एक पैसा मारा नहीं, बस एक ही सिद्धांत। नहीं मारा नहीं, ठीक है। हमारी ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बहुत अच्छा है। जैसे अग्रवाल जी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वो कोई इशू ला रहे हैं आप, तो ताकि पब्लिक का भी थोड़ा फायदा हो जाए। इसको अभी रहसे ही रहने दो, कुछ लोग कुछ दिन तो राजी रहेंगे। सब आपके बिजनेस के राज जानना चाहते हैं। अरे मैं एक राज बताता हूं, आप लोग मैनेजमेंट वाले हो, सबसे पहले मुझसे लाइफ मैनेजमेंट सीखो। तुम बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बात करते रहते हो। सुबह जल्दी उठो, जब जल्दी ना उठ पाओ तो जब जागो तभी सवेरा, थोड़ा उठ करके पानी पिया करो। सुबह थोड़ा सा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम किया करो, बीपी भी नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट रहेगा। लाइफ मैनेजमेंट सबसे बड़ा मैनेजमेंट है, और जिसकी लाइफ मैनेज है वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। बिजनेस मैनेज कर सकता है, पॉलिटिक्स को मैनेज कर सकता है, पूरे वर्ल्ड को मैनेज कर सकता है। इसलिए मैं सारे मैनेजमेंट वालों से कहूंगा, लाइफ मैनेजमेंट सबसे बड़ा मैनेजमेंट है, और उसका सबसे बड़ा मंत्र है योग।
नमस्कार बाबा जी, नमस्कार रजत जी, मेरा नाम तपस्या है, मैं जलंधर से हूँ। मेरा एक सवाल है कि आपके मुताबिक इस देश की ऐसी कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इस देश के विकास को पीछे खींचती है? ऐसी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलिटरेसी, अज्ञानता। वो अज्ञानता खाली शिक्षा की दृष्टि से नहीं, मत पंथ संप्रदायों के बारे में अज्ञानता, हमारे सामाजिक ताने बाने के बारे में अज्ञानता, हमारे देश की ताकत के बारे में अज्ञानता, अपने स्वयं के बारे में अज्ञानता। और यदि दो शब्दों में बोलूं तो ईगो एंड इग्नोरेंस, ये दो समस्याएं हैं। यदि ये खत्म हो जाए तो मेरा भारत कल भी महान था, आज भी महान होगा और कल भी महान रहेगा। स्वामी जी, ये नोट ऐसा है जिस पर हम समाप्त कर सकते हैं। बाबा जी नमस्कार। बस अब समय नहीं है आज, प्लीज। नहीं, कोशिश तो मैं भी बहुत देर से कर रहा हूं लेकिन समय की सीमा है। नहीं, प्लीज प्लीज आप अब कोई नहीं, आप तो बड़े हैं। हाँ, आप तो ऐसे आशीर्वाद दे देना चाहते हैं सब। अब क्योंकि आज इस कार्यक्रम में जज नहीं है जो फैसला सुनाए, मैं आपसे चाहता हूं जिन लोगों को लगता है कि स्वामी रामदेव के जवाब कन्विंसिंग थे, विश्वसनीय थे, वो लोग ताली बजाएं। तो ये फैसला पूरी तरह आपके हक में है। धन्यवाद, आपने मुझे बरी कर दिया, लेकिन आज तो लग रहा था रजत जी मुझे फांसी पे ही चढ़ाएंगे। आपकी अदालत के इस खास एपिसोड में वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।